इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या कभी इंसान चांद पे वाकई गया या ये सब फर्जी बात है, क्योंकि इस बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज ने जन्म लिया है। माजी में भी इस पे काफी फोरम्स पे बात होती रही है और एक बहुत पॉपुलर वीडियो आपने देखा होगा जिसमें चांद पर झंडा लहराता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन, जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग को आप सब लोग जानते हैं क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। मैं आगे जाके एक तीसरे एस्ट्रोनॉट का नाम भी मैं बताऊंगा जो अपोलो 11 मिशन का हिस्सा था। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। दरवाजा खोलना इतना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो इनको वहाँ पे कुछ मुशक्कत उठानी पड़ी। कुछ वक्त के बाद ये लोग इसमें कामयाब हो गए। दोस्तों, यहाँ पर एक नई परेशानी सामने आती है। जो लिबास इन्होंने पहना हुआ था वो काफी भारी भरकम था, जबकि निकलने की जगह उसके तनासुब में थोड़ी तंग थी, जिससे इनके कपड़ों की बैक साइड पे लगा हुआ लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चांद पर कोई मीडियम नहीं, जैसे हवा नहीं है, तो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती। इस वजह से इन दोनों को इसकी खबर नहीं हो सकी। पर ये जो टुकड़ा टूटा ये बहुत ही जरूरी एक मशीन थी जिसे असेंट इंजन आर्मिंग स्विच कहा जाता है। ये इतना जरूरी था कि इसके बगैर ये लोग वापस जमीन पे नहीं जा सकते थे। लेकिन इसी बेखबरी के आलम में वो चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं और वो दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? 50 से ज्यादा सालों के बाद आज भी लोग इस बात पर शक रखते हैं कि इंसान चांद पर गए थे, जबकि हर तबका के लोग मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करते हैं। ये अपोलो 11 सिर्फ अमेरिका का एक ड्रामा था जिसे बॉलीवुड की फिल्म की तरह स्टूडियो में फिल्माया गया था और दुनिया से एक झूठ बोला ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद बिना हवा के। तो क्या है इस सब की हकीकत? आखिर इस सोच के पीछे मोटिवेशन क्या थी कि चांद पर ही जाया जाए? इसके लिए हमें हिस्ट्री में नजर डालनी पड़ेगी। We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. ये एक कोल्ड वार थी जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ी जा रही थी। दर हकीकत दोनों मुल्कों के बीच में एक रेस चल रही थी जिसे हम स्पेस रेस का नाम देते हैं। इस रेस में पहले तो रशिया आगे था जब उसने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जिसे जमीन के मैदान में भेजा गया। ये देख के अमेरिका की जल जाती है, मतलब वो परेशान हो जाते हैं कि सोवियत यूनियन उनसे आगे कैसे निकल गए। इसी के ताकुब में अमेरिका भी 1958 में अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, पर 1961 में अमेरिका को एक बार और बड़ा झटका लगता है। एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम यूरी गुगारिन है वो स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं और रशिया एक बार फिर रेस में आगे निकल जाता है। उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद 20 अप्रैल 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं, आखिर कैसे हम सोवियट्स को हरा सकते हैं, बाय पुटिंग अ लैबोरेटरी इन स्पेस और अ ट्रिप अराउंड मून। क्या हम दिन में 24 घंटे मुकम्मल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या हम अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं? कौन सा ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं जिससे अमेरिका को ना सिर्फ ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले बल्कि वो इस रेस में भी अव्वल नंबर पर आ जाए? इस ज़हनी कश्मकश में उनको जवाब मिल जाता है और समहाउ वो लोग इसको भांप लेते हैं कि अगला कदम इंसान का चांद पर हो। 25 मई 1961 को ये एक पब्लिक स्पीच में प्रॉमिस करते हैं कि ये दिहाई खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर पहुंचने वाला पहली कंट्री बनेगा। और इतना ही नहीं, जिस टीम को ये चांद पर भेजेंगे उसे बाहिफाजत वापस जमीन पर भी लेकर आएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. भाइयों, साइंसी तरक्की देखकर आज के दौर में ये बात करना शायद इतना अबनॉर्मल ना लगे। 1961 जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था और ना ही जीपीएस का कोई सिस्टम मौजूद था, उस वक्त में इतना बड़ा दावा करना एक वाकई दुनिया को चौंका देने वाला काम था। अब नासा की पूरी टीम एकजुट होकर इस मिशन में लग जाती है और इसके मुख्तसर अरसा बाद एक टेस्टिंग का दौर शुरू होता है जिसमें बहुत सारे रॉकेट्स शटल स्पेस में भेजे जाते हैं। हाँ, पर इब्तदाई तौर पर इनमें कोई इंसान मौजूद नहीं होता।
था। इसमें सबसे पहली इन्वेंशन जो थी वो कमांड शील्ड पर लगने वाला हीट रेजिस्टेंस मटेरियल खोजना था, जो रॉकेट को जमीन की हद से बाहर निकलने में मदद करे। कमांड मॉड्यूल के हीट शील्ड के बाद जो सर्विस मॉड्यूल होता है रॉकेट में, उसमें प्रोपल्शन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की जरूरत थी, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो जनाब ये टेस्टिंग का सिलसिला अगले 4 साल तक जारी रहता है। 1963 से 67 तक जितने भी टेस्ट होते हैं इसमें कोई इंसान शामिल नहीं होता। फरवरी 1967 में ये पहले मैन टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट में बैठ के स्पेस में जाएंगे और इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1। लेकिन बदकिस्मती से जब ये जमीन पर ही इसका ट्रायल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इनके कैबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स चुने जाते हैं अपोलो 1 के लिए, उनकी मौत हो जाती है। पर इसके बाद नासा हार नहीं मानता और नेक्स्ट अपोलो 6 तक जो मिशन होते हैं उसके वो दोबारा अनमैन्ड होते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं। अक्टूबर 1968 में एक दफा फिर से मैन मेड मिशन लॉन्च किया जाता है और पहली बार इंसानों को स्पेस में अमेरिका की तरफ से सक्सेसफुली भेजा गया। फिर अपोलो 8 की बारी आती है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के करीब भेजा जाता है पर उतारा नहीं जाता। 3 महीने बाद मार्च 1969 को लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद पर उतरेगा और ठीक 2 महीने बाद मई 1969 एक बार फिर से 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाता है और इनको हर उस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है जो अपोलो 11 के लिए रिक्वायर्ड है, पर इसमें ये चांद पर नहीं उतरेंगे। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि नासा की इवॉल्विंग स्पीड बहुत रफ्तार पकड़ चुकी है, जिसमें 2 से 3 महीने के वक्फे से एक नया मिशन लॉन्च हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्पीच की थी कि इस दहाई के खत्म होने से पहले वो चांद पर जाएंगे, शायद उसमें अब बहुत कम वक्त बचा था। 19 जुलाई 1969 फाइनली अपोलो 11 मिशन को लॉन्च कर दिया जाता है। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन को लीड कर रहे थे। कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस थे। ये वो तीसरे बंदे हैं जिनका इशारा मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिया था। जबकि लूनर मॉड्यूल मॉडल के पायलट बस ऑल्ड्रिन थे, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद पर उतरे थे। अपोलो 11 का जो स्पेसक्राफ्ट था उसके 3 मेन हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 हिस्सों को एक साथ रखकर CSM बोला जाता है, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। पर इन तीनों हिस्सों में से जो लूनर मॉड्यूल का हिस्सा है सिर्फ वो ही डिटैच होकर चांद पर लैंड करने वाला था और वापसी के सफर में यही लूनर मॉड्यूल दोबारा अटैच होगा CSM से, जिससे जमीन पे वापसी का सफर शुरू होना मकसूद था। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इसमें 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को लोड किया गया। इस पूरे रॉकेट का वजन 30,50,000 किलो हो गया। सिर्फ 10 मिनट में ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को जमीन के ऑर्बिट में ले गया। जमीन के मदार का 1.5 चक्कर लगाने के बाद ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन को इजाजत मिल गई, जबकि हकीकत में चांद पर पहुंचने के लिए काफी दिनों का वक्त लगा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपना टाइम पास करते रहे, खाते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, तस्वीरें खींचते रहे। 19 जुलाई 1969 को ये स्पेसक्राफ्ट 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चांद के मदार में पहुंच जाता है और यहाँ पर लूनर मॉड्यूल CSM मॉड्यूल से अलग हो जाता है, डिटैच। चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस ऑल्ड्रिन को ही मिलेगा और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि शायद माइकल कॉलिंस का नाम कोई इतना जानता नहीं। एटमॉस्फेयर में आते ही ये पैराशूट डिप्लॉय करता है और फिर समुद्र में लैंड कर जाता है, जिसकी वजह से झंडा आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन उठाया गया कि जो फोटोज यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने ली हैं उसमें बैक एंड पे कोई स्टार क्यों नहीं नजर आ रहे।